हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर से अपने वही प्री एग्जिस्टिंग टॉपिक का कंटिन्यूएशन लेके आपके सामने आए हैं, जो कि यूनिट था। यूनिट के टॉपिक में हम लोगों ने इसके पहले के चैप्टर में या फिर क्लास में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से यूनिट का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग Q = NU कहते हैं। N मतलब आपका मैग्नीट्यूड होता है और U को मतलब यूनिट होता है। अभी यूनिट जो है ये यूनिट का अलग अलग प्रकार से आप लिख सकते हो। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बोला था कि जब भी आप कंपैरिजन करते रहो तो कंपैरिजन के केस में आपको MKS और CGS सिस्टम होता है। तो मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है तो हमेशा याद रखना N1 U1 इसको MKS के लिए दे देना, N2 U2 ये किसके लिए दे दोगे आप, CGS सिस्टम के लिए। और कंपैरिजन के केस में हमेशा याद रखना कि आपका जो पूरा का पूरा पार्ट होता है ना, जैसे कि आपका यूनिट जो होता है आपके मैग्नीट्यूड के साथ हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि अगर आपने 1 यूनिट की बात की तो 1 किलोग्राम हो गया, पर अगर आप उसको क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो CGS में, तो वो 1000 ग्राम हो जाता है। इससे साफ यही प्रूव होता है कि यूनिट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसको, मैग्नीट्यूड को। अब आज जो हम लोग अभी CGS MKS इसकी जो बात की ना, उसी के बारे में बात करने वाले, क्योंकि ये जो यूनिट होता है ये 4 सिस्टम से बटा होता है। पहला कौन आता है, CGS सिस्टम। अब CGS सिस्टम का फुल फॉर्म देखा जाए तो C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। इसको हम लोग बेसिकली लोकली यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम में। जब आपको कोई बहुत छोटी मेजरेबल क्वांटिटी है या कम अमाउंट में कोई सामान खरीदना है, उस जगह पे हम लोग ये CGS सिस्टम को लगाते हैं। फिर आता है दूसरा आपके पास फुट, यानी कि FPS। इसका मतलब होता है फुट, पाउंड एंड सेकेंड। अब ये फुट, पाउंड, सेकेंड मतलब क्या हो गया, ये भी आपका लोकली है। फुट मतलब आपका एक प्रकार से मास को गिनने का ही तरीका है जो हर जगह प्रेजेंट नहीं होता। मोस्टली ये हमारे कंट्रीज़ में हम लोग ग्राम या किलोग्राम में ये करते हैं काउंट। किसी दूसरे अदर कंट्रीज़ में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पाउंड में भी गिनते हुए मिलेगा और वहाँ पे फुट सिस्टम भी यूज़ होता है। ठीक है, तो फुट फॉर लेंथ हो गया, पाउंड फॉर ग्राम यानी मास हो गया, और एस फॉर टाइम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है MKS सिस्टम। इस MKS सिस्टम को हम लोग आगे जब ऐसा यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि ये MKS सिस्टम ही मोस्टली इंटरनेशनली या ग्लोबली लेवल पे इसी स्टैंडर्ड यूनिट को गिना जाता है या माना जाता है। MKS में M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम एंड S का मतलब होता है सेकेंड। सभी सिस्टम ऑफ यूनिट में आपका एक चीज़ कांस्टेंट है और वो है आपका टाइम, जिसे हर बार सेकेंड के साथ ही काउंट किया जाता है। बाकी सारी चीज़ें वेरिएबल हो रही है। पर MKS सिस्टम ये जो होता है ये स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट भी माना जाता है, जो आपको बोर्ड में दिख रहा है कि मैंने स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम जिसका 4 सिस्टम है उसमें यही लिखा है कि ऑल स्टैंडर्ड यूनिट। अब ये ऑल स्टैंडर्ड यूनिट इसलिए लिखा गया है क्योंकि कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे नहीं रखे, तो उन सभी स्टैंडर्ड यूनिट्स को भी हम लोग रखेंगे साथ ही साथ, क्योंकि हर चीज़ सिंपल सी बात। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एम्पियर का नाम लिया, क्या करंट को एम्पियर से गिना जाता है, बराबर। अब एम्पियर भी क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है, तो इस एम्पियर का नाम नहीं लिया है, मतलब वो क्या आया नहीं क्या। इसलिए चौथा सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब इसलिए आया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिट्स जो है जो हम लोगों ने यहाँ पे इन तीनों नाम के अंदर में नहीं रखा है, जिस वजह से इसे एम्पियर के सिस्टम को हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा यूनिट में डाल दिया। तो ऐसा यूनिट क्या बोलता है कि जितने भी रिमेनिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स है उन सभी को, और साथ ही साथ जो हम लोग MKS सिस्टम है इनको कंबाइनली SI यूनिट सिस्टम कहते हैं। तो मुझे लगता है ये जो आपको चारों टाइप्स मैंने बताया वो समझ गया होगा। अब इसके साथ 2 सप्लीमेंट्री पार्ट्स आते हैं जिनको नाम भी दिया जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स करके। अभी सप्लीमेंट्री यूनिट्स में 2 ही पार्ट है जिसको मैं शॉर्टली 2D और 3D कहता हूँ। अब 2D मतलब क्या हो गया, प्लेन। देखो ये बोर्ड प्लेन है, प्लेन मतलब क्या हो गया, जिसमें X और Y एक्सिस होती है। जब भी आपको किसी जगह पे X और Y एक्सिस दिखे मतलब वो 2D स्ट्रक्चर है। जिस जगह पे आपको X Y Z, यानी जैसे कि अभी ये कमरा, जिस कमरे में आप सब बैठे हो या आप सब मुझे जिस जगह से देख रहे हो वो भी एक रूम ही होगा। अब उस रूम के अंदर में आप देखोगे तो आप उसके अंदर में हो, मतलब वो एक 3D स्ट्रक्चर है। प्लेन एंगल में हम लोग समा नहीं सकते, जैसे कि प्लेन रोड के आप अंदर नहीं जा सकते, प्लेन रोड के ऊपर चल सकते हो। सेम बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं, बोर्ड के अंदर नहीं जा सकते। सेम वो सारी चीज़ें 2D में आती है। तो ये 2D वाला पार्ट जो है उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, रेडियन। रेडियन से डिनोट करने वाले यहाँ पे। उसके लिए एक डायग्राम देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक शॉर्ट एंगल बनाया। अगर आपने आगे इसके बाद का मैथमेटिकल चैप्टर में देखो तो इसे डिस्प्लेसमेंट मीटर के नाम से भी जानते हैं, पर अभी हमको वो सब नहीं देखना है। हमें से भी इतना है क्या, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट किया, यहाँ से यहाँ तक गया, इनके बीच में ये जो कर्व बन रहा है इस कर्व पार्ट को आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क। अब ये तुमने 9-10 में पढ़ा होगा कि माइनर आर्क, मेजर आर्क करके। तो ये वाला जो आर्क होता है ये सर्कल का छोटे से हिस्से का पार्ट है, इसलिए इसको माइनर आर्क कहते हैं। और इसी आर्क को हम लोग लेंथ कहने वाले, क्या कहने वाले, लेंथ। फिर ये जो है एंगल है, एंगल मतलब हो गया थीटा, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट।
क्योंकि कभी भी एक सर्कुलर ट्रैक पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट शो करना है तो हम लोग उसे एंगल के थ्रू यानी थीटा के थ्रू शो करते हैं। इसलिए यहाँ पे थीटा का फॉर्मूला बनता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या बनता है फॉर्मूला? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मतलब एल और रेडियस मतलब आर। अगर आपको रेडियन में किसी डिग्री को कन्वर्ट करना है, ठीक है, किसी डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो याद रखिएगा 180 डिग्री मतलब पाई होता है। अब ये तो मैंने बेसिक बता दिया, पर अगर मेरे सामने 1 डिग्री दिया होगा तो कैसा करेंगे? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। अब ये मैंने क्या किया? 1 डिग्री को दिया। ऐसे आपके पास कोई भी रैंडमली नंबर है डिग्री का, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिया है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू 30। इसको जब कट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाय 6 रेडियन। और ऐसे ही आप किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा एक पार्ट स्किप कर दिया था, वो है सॉलिड एंगल का। अब ये मैंने एक तो आपको बता दिया था प्लेन एंगल 2D होता है और सॉलिड एंगल कैसा होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है। अब सॉलिड एंगल 3D कैसा होता है? देखो, एक इमेजिन करो कि एक पूरा का पूरा स्फीयर है, ठीक है, एक पूरा का पूरा बॉल है, और बॉल पूरी तरह से वैक्यूम नहीं है, यानी खाली नहीं है, क्योंकि 2 प्रकार के बॉल देखे होंगे, एक अंदर से जो होता है हॉलो होता है, एक अंदर से पूरा भरा होता है। हम लोगों को कौन सा बॉल अज्यूम करना है? पूरी तरह से भरा हुआ बॉल अज्यूम करना है, और उसमें से इतना हिस्सा इन्हें निकाल दिया आपने। अगर आपने क्या किया? उसमें से इतना हिस्सा निकाल दिया। अब इसका आपको अगर कुछ निकालना है तो उसको हम लोग स्टेरेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्टेरेडियन। इसके और पुराने फॉर्मूले में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे यहाँ पे पुराने वाले फॉर्मूले में इस वाले पार्ट को थीटा कहा था, यहाँ पे भी उस वाले पार्ट को थीटा कहना है, यानी सॉलिड एंगल कहते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली थीटा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो 2D नहीं है। जब भी कोई 2D स्ट्रक्चर होता है तो उसको थीटा कहते हैं। यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर है इसलिए उसका नाम क्या रखा है? सॉलिड एंगल। अब इसको किससे डिवाइड ये करना है फॉर्मूला? एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया कि आपका जो भी पार्ट है यहाँ पे, जैसे कि एरिया हो गया, एरिया मतलब जो भी आपका पार्ट होगा, जैसे कि अगर सॉलिड का हेमिस्फीयर है, आपका स्फीयर है, जो भी कोई हिस्सा होगा उस हिसाब से आपका वो पार्ट बनेगा। ठीक है, और अपना नीचे में क्या रहेगा? यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर लिखा, नीचे में आपका आर आएगा, ऊपर में आपका एरिया और नीचे में आपका आर, और इस तरीके से आपका सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। चेंज का हुआ, ध्यान देने वाली बात क्या है? इसके पहले वाले फॉर्मूले में हमने क्या लिखा था? L बाय आर। एल इसलिए यूज़ किया था क्योंकि 2D स्ट्रक्चर था। यहाँ पे हमने उसी की जगह क्या यूज़ किया है? एरिया यूज़ किया है। अब एरिया क्यों यूज़ किया है? क्योंकि वो जगह 2D में नहीं 3D स्ट्रक्चर में है, इसलिए हम लोगों ने एरिया का यूज़ किया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मुझे लगता है जो ये यूनिट का ये छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग लेक्चर में नहीं हुआ, वो आपको अब समझ गया होगा। इसके बाद इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक बराबर देखिए, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग अब डायमेंशंस को कवर करेंगे। और इस डायमेंशन को सिर्फ एग्जांपल देके नहीं समझाने वाला हूँ, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ लेने वाला हूँ जो आपको कई सारी एग्जाम्स में काम आ सकते हैं, और बेसिकली डायमेंशंस निकालते कैसे उसके भी आपको थोड़े स्टेप्स बताने वाला हूँ। तो अब चलिए डायमेंशन के ऊपर। अब ये इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स की लैंग्वेज है, मैं डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसको सिंपल सादे शब्दों में अगर समझाने जाऊँ तो सिंपल सादे शब्दों में उसका अर्थ ये होता है कि आपका जो कोई भी यूनिट होगा, ठीक है, जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, उन अलग अलग यूनिट्स को एक्सप्रेस करना है, और अगर कोई यूनिट के पावर्स बनते हैं, उन पावर्स को बताने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है डायमेंशन। जैसे कि एग्जाम्पल के बाद में देखो, एरिया लिया मैंने, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सिंपल बात है, सभी को पता है। अब मीटर के ऊपर क्या आ गया? ये पावर। अब ये पावर को मैंने देखो किससे रिप्रेजेंट किया है? मीटर को L से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल L, और पावर को 2 से। तो ये 2 जो बता रहे हैं वो डायमेंशन का ही एक बताने का तरीका है। देखो यहाँ पे इट इज़ द पावर, क्या लिखा हुआ मैंने वर्ड? पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। तो जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आएंगे उनमें जो यूनिट्स के ऊपर पावर रहेंगी, उन पावर को एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म बना है वो है डायमेंशन। तो मुझे लगता है डायमेंशन का मतलब तो समझ गया। अब हम लोग उसके एग्जांपल्स देख के ये समझ जाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ के आप डायमेंशन को निकाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाले हो, तो उनमें से कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे। सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। इस मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वॉल्यूम मतलब क्या है? 3D स्ट्रक्चर। तो वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? मीटर क्यूब। याद रखना, वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? मीटर क्यूब। उस हिसाब से डायमेंशन देखो कैसे बनाता हूँ। अब डायमेंशन में पहले m ऊपर लिख दो। किलोग्राम के ऊपर पावर है क्या?
नहीं, मतलब क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m1। ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर किस में रिप्रेजेंट करते हैं, L में, तो L को कैपिटल मीटर को कैपिटल L लिखा। अब यहाँ पे मुझे बताओ मीटर के ऊपर पावर है क्या है, कितने है पावर 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अब इसको प्रॉपरली एक्सप्रेस कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे m1 L - 3 एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम यानी डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम नहीं डेंसिटी का। अब दूसरा एग्जांपल देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है रे, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इसके लिए अगर आपको ये नहीं पता होगा कि एक्सीलरेशन से कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन भी कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, नहीं है, ये भी एक डिराइव क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसको डिराइव करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो यहाँ पे आपका मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट आपका एक्सीलरेशन एक फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, नहीं। तो हम लोगों को पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड यानी एक्सीलरेशन का डायमेंशन। तो हम लोग यहाँ पे देखो मास को एज इट इज लिखा, एक्सीलरेशन को क्या मैं v/t ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे वैसे तो आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर हमें यहाँ पे यूनिट बनाना है, और जब कभी भी यूनिट बनाना है तो हमको उससे क्या लेना देना नहीं होता, उसका चेंज वगैरह, क्योंकि देखो वेलोसिटी को वेलोसिटी से कंपेयर कर रहे हैं, बराबर है। अब फाइनल और इनिशियल है तो वेलोसिटी है ना, तो जो एक वेलोसिटी का यूनिट होगा वही दूसरे वेलोसिटी का यूनिट होगा, इसलिए मैंने सिर्फ v/t लिखा। यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया क्या। इसके बाद देखो अब इनके जो है डायमेंशन बनाओ पहले, यानी यूनिट पहले आएगा मास यानी किलोग्राम, दिख रहा है आपको। उसके बाद वेलोसिटी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकेंड, बराबर है। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकेंड। और साथ ही साथ नीचे में कौन है रे, टाइम ऑलरेडी है क्या टाइम, तो इसका मीटर पर सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा 1/सेकेंड, होगा ऐसा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला क्या बन गया, फिर यूनिट क्या बना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक आपको मुझे लगता है समझ गया होगा कि किस तरह से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बारी बारी से इसको डायमेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब आपने क्या कर दिया, फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लिया। देखो किसी का डायमेंशन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप उनको उनके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट नहीं कर लेते। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और उन्हें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हिसाब से डायमेंशन बनाए जाएंगे, और कोई 8वीं क्वांटिटी बनने वाली नहीं है। तो यहाँ पे देखो अभी इसका डायमेंशन बनाना हो, डायमेंशन के प्रोसेस में देखो सबसे पहले m किलोग्राम से रिप्रेजेंट किया था, m को कैपिटल M लिख लिया। पावर में कितना है उसके, पावर में कितना है, पावर में है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। उसके बाजू में कौन है, मीटर, मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं L, पावर में कितना है उसके 1, फिर से क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो नीचे में है, नीचे में कौन है, टाइम, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं T से, पावर में कितना है उसके 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब इसको प्रॉपर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, देखो इसको लिखेंगे m1 L1 T-2 एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर फोर्स। मुझे लगता है अब आपको फोर्स का डायमेंशन निकालना भी आ गया। लेटर ऑन आगे चलते हैं, आगे में किसका डायमेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये 2 डायमेंशंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि ऊपर ही मैंने क्या किया है, एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का डायमेंशन निकाल दिया है। जैसे कि हिंट में देता हूँ, फॉर्मूले में यहाँ पे क्या लग सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर है क्या। वेलोसिटी का डायमेंशन कहाँ, यहाँ से निकालना है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये दोनों के दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डिराइव करने के लिए किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड रहना पड़ता है क्या, नहीं। इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया। डिस्प्लेसमेंट को किससे गिनते हैं अपन, मीटर, बराबर है क्या। डिस्प्लेसमेंट को किससे गिनते हैं, मीटर। टाइम को किससे गिनते हैं, सेकेंड, तो यहाँ पे हो गया इसका मीटर पर सेकेंड। अब इसका फंडामेंटल क्वांटिटी बनाना है, यानी कि डायमेंशन बनाना है, तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा m1 L-1। तो मुझे लगता है आपको इसके थ्रू इसका डायमेंशन निकालना आ जाएगा। तो आई होप आप इसको मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपने एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या निकाला, और मैं बिल्कुल वेट करूँगा आपके आंसर का। अब लेटर ऑन आगे चलते हैं, मोमेंटम का डायमेंशन निकालते हैं। मोमेंटम का डायमेंशन मतलब क्या होता है, बताओ बरा कोई। मोमेंटम मतलब क्या होता है, मोमेंटम मतलब क्या होता है, मोमेंटम मतलब होता है फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप न्यूटन्स का सेकंड लॉ यूज़ करने जा रहे हो, क्योंकि न्यूटन्स के सेकंड लॉ में सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कोई होता है तो ये मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, मास है, दूसरा क्या है आपके पास, वेलोसिटी है। अब सिंपल सी बात है, इसमें एक फंडामेंटल क्वांटिटी है कौन, मास। तो आपको मास का कुछ करना है क्या, चेंजेस नहीं करना है, आपको किसका चेंजेस करना है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रहा हूँ, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, तो मास इंटू s अपॉन टी हो गया। ये s मतलब कौन,
फंडामेंटल क्वांटिटी, टी मतलब कौन, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये तीनों को आपने फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसका डायमेंशन लेना। देखो मास को रिप्रेजेंट करेंगे m से, m के पावर में कुछ है क्या, नहीं है, तो कौन आएगा 1। उसके बाद कौन आएगा s, s को किससे रिप्रेजेंट करते हैं l, क्योंकि उसको हम लोग मीटर, तो ये L1 हो गया। उसके बाद t को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम, टाइम को अभी ये डिनोमीटर में, अभी मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ क्योंकि कैसा है, आप धीरे धीरे आप स्टेप्स अपने कम करते जाओ ताकि आपको शॉर्टली आंसर निकालना आ जाए। तो यहाँ पे टाइम डिनोमीटर में, टाइम के पावर में कितना है 1, बट वो 1 है कहाँ, नीचे में। अब उस 1 को नीचे ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1, और ये हो जाएगा आपका डायमेंशन किसका, मोमेंटम का। अब मैं आपको जो है और भी क्वांटिटीज़ देता हूँ, तो प्लीज़ कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए और भी डायमेंशंस के कुछ जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन निकालते हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये सारे फॉर्मूलेज जो है आपको ऑलरेडी 9-10 में हो चुके हैं। कुछ ही फॉर्मूलेज ऐसे लिखे हैं मैंने जो आपको नहीं हुए। तो पहला अगर प्रेशर का अगर आपका पार्ट है तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब इसके पहले ही हमने क्या किया था, फोर्स का डायमेंशन ले लिया था। और अगर आपकी याददाश्त तेज होगी, बादाम खाते होंगे, तो उस हिसाब से आपको फोर्स का डायमेंशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, m1 L1 T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर फोर्स, जो हमने अभी कुछ समय पहले लिया था। तो आपको याद होगा ऐसा लगता है मुझे। तो यहाँ पे एरिया, एरिया मतलब क्या हो गया, एरिया का डायमेंशन क्या आएगा L2। L2 क्यों आएगा, क्योंकि एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर स्क्वायर, और मीटर का स्क्वायर क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इस फंडामेंटल क्वांटिटी होने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट L2 लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, देखो नीचे में L2 है, ऊपर में L1 है, क्या होगा, यहाँ पे स्टेप देखो एक बढ़ा रहा हूँ, m1 L1 -2 T-2। आपने एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स को पढ़ा है, पढ़ा होगा, तो ये मैंने जो किया वो समझ गया कि जब भी अगर आपकी जैसे a⁻m, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, a⁻m अपॉन a⁻n रहा तो क्या लिखते हैं, a⁻m-n। सेम यहाँ पे मैंने L के साथ किया, ये आप a समझ के उसको कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे लेटर ऑन आखिरी स्टेप क्या बनेगी आपकी, यहाँ पे आपका स्टेप बनेगा m1 L-1 T-2 एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, सॉरी प्रेशर। तो मुझे लगता है प्रेशर का डायमेंशन समझ गया। अब लेटर ऑन नेक्स्ट डायमेंशन देखो, कौन है, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है पावर का फॉर्मूला, ये भी होता है वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है पावर का फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम। अब यहाँ पे जो टाइम है, ये टाइम क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। पर क्या वर्क डन एक फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, नहीं। तो वर्क डन क्या है, एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे आपके पास टाइम एज इट इज रहेगा। अब इसमें फिर से चेक करो, तो फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, नहीं। तो हमारे पास फोर्स का डायमेंशन ऊपर ही लिखा हुआ है, देखो फिर से जिसका डायमेंशन है, फिर से मैं वो प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ। तो आप जो पुराने डायमेंशन है उसको या उस पार्ट को याद रख के नए डायमेंशन में अगर उसका यूज़ हो रहा है तो डायरेक्टली यूज़ करो, ताकि अगर ऐसा ही करते रहोगे तो आपकी तो पूरी एक लाइन ही बन जाएगी वो डायमेंशन की। इसलिए पुराने डायमेंशन जो एग्जिस्टिंग है उनके याद कर रख के या याद करके नए डायमेंशंस को बनाना सीखो। अब यहाँ पे फोर्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, m1 L1 T-2। फिर उसके बाद s मतलब कौन होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास L1, क्योंकि पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। नीचे में कौन है, टाइम, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, T1। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो देखो सिंपल सा चेक करना है। अभी यहाँ पे m के साथ कुछ भी नहीं है, तो m अकेला है, तो m के लिए हमने क्या लिखा, m1। उसके बाद कौन बचा, L1। L1 के साथ कौन कौन है, ये L1 है और ये भी L1 है, तो L1 प्लस L है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ये कैसे हुआ, देखो a⁻m इंटू a⁻n ऐसा रहा तो क्या होता है, a⁻m + n। याद रखना ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स के या फिर एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्मूलेज है। तो यहाँ पे ये L1 है और ये L1 है, दोनों कैसे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 + 1 मतलब कितना हो गया, 2। फिर क्या बचा, देखो नीचे में 1 है t के, इसमें ऊपर में -2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो -2 + 1, क्योंकि देखो मैंने अभी लिख के दिया था यहाँ पे, फिर से अच्छे से लिख के देता हूँ यहाँ पे a⁻m अपॉन a�n। कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, कंडीशन में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा a⁻m - n। तो आपके पास आंसर एडिशन में आएगा, पर उसका साइन कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। उस हिसाब से देखो -2 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, -2 - 1 क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, m1 L2 T-3।
ये क्या है -3 है। और इस तरह से आपको किसका डायमेंशन मिल गया, पावर का। अब इसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन किसका आता है, एनर्जी। एनर्जी को हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब उस सब झक्कर में नहीं पढ़ने से अच्छा एनर्जी का यूनिट याद रखो। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। दोनों का यूनिट क्या है, सेम, मतलब दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम। इसलिए याद रखना जो डायमेंशन वर्क डन का होगा वही डायमेंशन आपके किसका होगा, एनर्जी का भी होगा। तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ न करके थोड़ा सा माइंड यूज़ करके आप उसके क्या करो, क्वांटिटी यानी उसकी जो यूनिट है उसका यूज़ करो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। अब वर्क डन का फॉर्मूला आपने लिख चुका है। क्या है वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपके पास क्या है, डायमेंशन है कितना है, m1 L1 T-2। और क्या है आपके पास, L1 किसका, डिस्प्लेसमेंट का। अगर इसको जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, देखो m1 L1 सॉरी यहाँ पे m1 की जगह L2 और यहाँ पे T-2। क्या मिला आपको डायमेंशन एनर्जी का, m1 L2 T-2। क्या आपको अब एनर्जी और वर्क दोनों का डायमेंशन एक साथ मिल गया। मुझे लगता है देखो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अगर कोई क्वांटिटीज़ डिपेंड करती है तो आप उसको समझा करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूले भले भले अलग होते हैं पर कभी कभी क्या होता है उनका यूनिट सेम होता है। तो ऐसे केस में यूनिट्स का यूज़ करके उनकी क्वांटिटीज़ को मैच कर लिया करो। हर बार अलग अलग फॉर्मूला लगा के उनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके फिर क्वांटिटी निकालोगे, फिर डायमेंशन बनाओगे, ये सब प्रोसेस करने से अच्छा अगर डायमेंशन बताना ही है तो उनके यूनिट से ही हम लोग बताते डायमेंशन, तो इनके यूनिट को चेक कर लिया करो। यूनिट अगर सेम है तो पुराने वाले पार्ट का ही डायमेंशन इसमें यूज़ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट किसका डायमेंशन है, टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या होता है, देखो टॉर्क इज नथिंग बट दी फोर्स। टॉर्क को हम लोग फोर्स ही कहते हैं, पर ये फोर्स कौन सा फोर्स है, जब आपका कोई लीनियर फोर्स नहीं है, जैसे कि पुश एंड पुल, इसे अगर हम लोग फोर्स कहते हैं तो टॉर्क एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट में लगने वाला फोर्स है। जैसे आपके घर में लगने वाला सीलिंग फैन एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और यहाँ पे वो एक टॉर्क ही कहलाता है, क्योंकि जब भी सर्कुलर पार्ट में अगर आपका फोर्स लग रहा है उसको नाम दिया जाता है टॉर्क। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस एक क्या है, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, बिल्कुल है। डिस्टेंस को हम लोग डायरेक्टली किस में मेजर करते हैं, मीटर में। मीटर को किसके में लगते हैं, एल के। पर फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, नहीं। पर हमने फोर्स के कई बार यूज़ कर लिया है तो डायरेक्टली आप क्या यूज़ करो, देखो m1 L1 T-2 ये यूज़ किया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, L1 आएगा, क्या L1 आएगा। फिर हम लोगों के पास देखो इसके पहले वाला यानी इसके पहले वाला मतलब एनर्जी का जो डायमेंशन मिला या वर्क डन का जो डायमेंशन मिला, क्या आपको वही डायमेंशन आपके टॉर्क का मिल रहा है क्या, चेक कर लो, सेम डायमेंशन मिल रहा है। पर यहाँ पे कैसा है, हम लोग टॉर्क का जो यूनिट रखते हैं वो रखते हैं न्यूटन मीटर। हम लोग जो वर्क का यूनिट रखते हैं वो रखते हैं जूल। भले ही थोड़े बहुत चेंजेस है यूनिट में बट डायमेंशन सेम आ रहा है। ऐसा भी होता है कई बार कि आपका फॉर्मूला अलग है, आपका यूनिट अलग है, पर फिर भी आपका डायमेंशन क्या आता है, सेम। यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो लेटर ऑन एक इम्पोर्टेंट, इसको स्टार मार्क दे देना क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी अब तक अपन ने छोटे मोटे सब देख लिए, ऐसे जितने भी आपके पास 11-12 में कांस्टेंट्स आएंगे उन सभी कांस्टेंट्स का आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड अगर फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो उसका डायमेंशंस आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं है, ये किसी फॉर्मूले का हिस्सा है। अब वो फॉर्मूला कौन सा है जिसका ये पार्ट है, तो याद दिलाता हूँ, वो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि F इक्वल्स टू G(m)/r² एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसका फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। अब इसमें से आपको क्या निकालना है, तो कैपिटल G का क्या निकालना है, आपको उसका डायमेंशन बताना है। अब कैसे निकालोगे, देखो बेसिकली इसका यूनिट भी होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर आपको उससे अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है इसके फॉर्मूले से आप अच्छे से उसको डायमेंशन दे सकते हो, तो इसलिए मैं फॉर्मूले से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जी को मैंने क्या कर दिया, एक साइड रख दिया और F(r²) अपॉन क्या आ गया आपके पास mm बराबर है क्या ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। अभी यहाँ का r² इसके पास भेज दिया, ये दोनों m नीचे भेज दिए। तो अब आपका यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हो, g की वैल्यू। हमारे पास ऑलरेडी किसका वैल्यू है, फोर्स का, क्या होता है m1 L1 T-2 बराबर है क्या। अब ये फोर्स का फॉर्मूला है आपके पास, तो बाकी की क्वांटिटीज़ को चेक करो। बाकी के सभी क्वांटिटीज़ फंडामेंटल यूनिट्स में, क्योंकि r यानी कि
डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एल, मतलब डायरेक्टली फंडामेंटल क्वांटिटी में ही लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर, यानी एल का पावर 2। उसके बाद देखो मास, दोनों ही मास है, भले ही एक मास बड़ा एक मास छोटा है, पर दोनों ही क्या है, मास है। मास का यूनिट किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, किलोग्राम से, तो ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, दोनों किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, m का पावर 2 बराबर है क्या लिखेंगे हम लोग, m का पावर 2। अब बस इनको एक जगह पे लाना है, जैसे कि ये इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो ये 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, तो 1 - 2 क्या होगा, -1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m⁻⁻1। फिर नेक्स्ट चेक करो, देखो इसके पास L1 है, इसके पास L2 है, पर ये है कैसे, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में रहा तो क्या होता है, देखो एडिशन होता है, तो यहाँ पे 1 + 2 कितना हो जाएगा, L का पावर 3, तो ये आ गया 3। उसके बाद नेक्स्ट चेक करो T, T यानी टाइम, टाइम के साथ कोई है क्या, नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम। तो यहाँ पे आपका डायमेंशन बन गया किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, m-1 L3 T-2। अब नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट आपका जो पार्ट है, अब ये जो छोटे मोटे डायमेंशंस है, जिसमें जैसे एग्जांपल स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अभी इसका मेरे को आप डायमेंशंस बताना इसका क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया, इसका डायमेंशन मेरे को कमेंट करना। उसके बाद स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसका डायमेंशन आपका मुझे कमेंट करना। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का आपने ऑलरेडी देख लिया है, अब बस उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका डायमेंशन भी आप मुझे कमेंट करना। और एग्जांपल और देता हूँ आपको सरफेस एनर्जी का, सरफेस एनर्जी का आप फॉर्मूला भी बताएंगे और डायमेंशन भी बताएंगे। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कुछ डायमेंशंस के टर्म्स, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट में पिन करके देखेंगे। अगर आपने ये पूरा वीडियो अब तक देखा है तो मुझे लगता है कि इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट करेंगे और मैं आपके कमेंट का वेट भी करूँगा। और अगर आप मुझे आंसर देते हैं तो मुझे लगेगा कि आपको मेरा जो अभी तक का जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है वो अच्छे से समझ गया और आप इसी जर्नी को और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद डायमेंशन के और भी डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन के एनालिसिस है, उसके बेसिस पे आपको उनको सॉल्व करके देना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको लिमिटेशंस है। तो ये टॉपिक अभी से शुरू हुआ है, सिर्फ ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इस टॉपिक के ख़त्म होने के साथ ही आपका इस चैप्टर का आधा हिस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।